एक ऐसा इंसान जिसने एक बैंक से करोड़ों की चोरी की, बाद में शहर बदला, नाम बदला और 52 साल तक इस चोरी के राज को उसने छुपाए रखा। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शहर से। ये दिन था 20 जुलाई 1969 का, एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया की निगाहें ज़मीन से हटकर आसमान पर टिकी हुई थी। इस दिन अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान ने इतिहास रच दिया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। रात के करीब 8:17 पे जैसे ही उन्होंने चांद की सतह को छुआ, अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खुशी से झूम उठी। यह पल सिर्फ वैज्ञानिक सफलता का नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत भी थी। रशिया भी इसी रेस में था, लेकिन वो पीछे रह गया और अमेरिका अपनी ऐतिहासिक कामयाबी पर गर्व से भरा हुआ था। टीवी, अखबार और रेडियो, हर तरफ सिर्फ एक ही खबर छाई हुई थी कि इंसान अब चांद पे भी पहुंच चुका है। लेकिन इसी शोर शराबे और जश्न के बीच अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी जो शायद उस दशक की सबसे बड़ी खबर बन जाती अगर चांद पर कदम रखने वाली घटना उस हफ्ते न हुई होती तो। ये खबर थी अमेरिका के ओहायो राज्य में हुई एक बैंक रॉबरी की। जिस बैंक में यह डकैती हुई उसका नाम था सोसाइटी नेशनल बैंक। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बैंक रॉबरी थी जिसने आने वाले कई दशकों तक अमेरिकन पुलिस को उलझाए रखा। इस बैंक में काम करता था एक 20 साल का लड़का जिसका नाम था टेड। टेड इस बैंक में कैशियर के तौर पर नौकरी करता था। पढ़ने लिखने में वो बहुत तेज था, नहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और नहीं कोई खराब आदत थी उसमें। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी सामान्य से दिखने वाले लड़के के दिमाग में एक खतरनाक प्लान ने जन्म लिया, जो आने वाले सालों में अमेरिका की पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बनने वाला था। साल 1968 में टेड ने एक मूवी देखी थी। इस मूवी में दिखाया गया था कि अपराध करने के बाद कैसे अपनी पहचान छुपाई जाती है, कैसे एक सिस्टम के अंदर रहते हुए इस सिस्टम को धोखा दिया जाता है और फिर कैसे बिना पकड़े गए अपनी आगे की ज़िंदगी को आराम से जिया जाए। टेड ने यह मूवी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखी। हर बार वो इस मूवी को देखता और उसे और गहराई से समझने की कोशिश करता। क्योंकि वो खुद भी एक बैंक में काम करता था, इसलिए मूवी की हर बात उसे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ी हुई लगती थी। धीरे धीरे वो मूवी में उसके दिमाग में छा गई। तभी उसने एक और बड़ा फैसला लिया। टेड ने तय किया कि अगर वो चोरी करेगा तो वो अपने ही बैंक को लूटेगा, और अगर अपराध करना ही है तो वो ये काम बिल्कुल अकेले ही करेगा। उसने अपना सबसे पहला उसूल यही तय किया कि इस पूरी साजिश में वो किसी भी दूसरे इंसान को शामिल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे, राज खुलने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद टेड ने कई महीनों तक हर छोटी बड़ी बात पर सोचना शुरू किया। अपराध से पहले क्या करना है, अपराध के दौरान कैसा बर्ताव करना है और अपराध के बाद किस तरह गायब हो जाना है। उसने हर पहलू की बारीकी से योजना बनाई। बैंक में काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उसे बैंक के अंदर की हर चीज़ की जानकारी थी। उसे अच्छे से पता था कि शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहता है और उसके पहले बैंक की तिजोरी में कितना कैश हो सकता है। इसी जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए टेड हर दिन बड़े बड़े आकार के ब्राउन लिफाफों में पैसा निकालता रहा और उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। क्योंकि वो उसी बैंक का कर्मचारी था, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसकी कभी तलाशी नहीं ली। और फिर आया 1969 का वो फ्राइडे। यह वही दिन था जब टेड आखिरी बार भूरे लिफाफे के साथ बैंक के बाहर निकला, और इस दिन के बाद कुछ भी पहले की तरह नहीं रहने वाला था। जब मंडे की सुबह बैंक के दरवाजे खुले तो मैनेजर ने रोज़ की तरह सबसे पहले बैंक का जायज़ा लेना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने बैंक का वॉल्ट खोला जिसमें कैश रखा जाता है, उसके होश उड़ गए। तिजोरी लगभग खाली थी। पल भर के लिए उसे अपनी आंखों पे इस बात का यकीन ही नहीं हुआ। वहाँ पे बाकी कर्मचारियों को भी बुलाया गया। तुरंत ही हिसाब किताब किया गया, जिससे ये बात सामने आई कि बैंक से उस समय करीब $2,15,000 की चोरी हो चुकी है। हैरानी की बात यह थी कि नहीं कोई अलार्म बजा था और नहीं वहाँ पे कहीं पे कुछ तोड़फोड़ के निशान थे। सब कुछ इतना साफ सुथरा था जैसे कोई चोरी हुई ना हो। मैनेजर और बाकी कर्मचारियों के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। मामला इतना गंभीर था कि बिना देर किए पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक के हर कोने की बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को चोरी से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। न जबरन घुसने की कोशिश, न ही किसी भारी व्यक्ति की मौजूदगी का कोई संकेत था। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि इस रॉबरी में बैंक का ही कोई कर्मचारी शामिल हो सकता है। इसी के बाद सभी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहाँ पे सभी कर्मचारी पहुँच गए, लेकिन एक ऐसा नाम जो वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो था बैंक का कैशियर टेड। जैसे ये बात सामने आई, पुलिस का शक और गहरा हो गया। बैंक के मैनेजर ने भी पुलिस को बताया कि टेड इससे पहले कभी भी बिना बताए इस तरह गायब नहीं हुआ है। अब पुलिस और बैंक मैनेजर सीधा उस घर पे पहुंचते हैं जहाँ पे टेड किराए पे रहता था, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। घर पे ताला लटका हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन टेड का कुछ नहीं पता चलता। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि इस बैंक रॉबरी के पीछे टेड का ही हाथ है। इसी दौरान बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने भी अहम जानकारी दी। उसने बताया था कि पिछले कुछ दिनों से टेड अक्सर बड़े बड़े भूरे लिफाफे अपने साथ लेके जाता था। उस वक्त किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ कि उन लिफाफों में कैश हो सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। अब पुलिस पूरी तरह इस केस की जांच में जुट चुकी थी। टेड के दोस्त, उसके रिश्तेदार और परिवार के लोग, पुलिस ने एक एक करके सबके बारे में जानकारी जुटाई। जहाँ जहाँ टेड के संपर्क होने की संभावना थी, वहाँ जाकर पुलिस ने पूछताछ की।
लेकिन हर जगह से पुलिस को एक ही जवाब मिला कि टेड ने किसी से भी संपर्क नहीं किया। पुलिस को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बैंक रॉबरी के तुरंत बाद टेड उस शहर को छोड़ चुका है। वो पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंचा और फिर वहां से लॉस एंजलिस चला गया। वो लगातार अपनी जगह बदल रहा था ताकि कोई भी उसका पीछा ना कर सके। इसी दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अलग अलग शहरों से कुछ लेटर लिखे। इन खतों में खुलकर कुछ भी नहीं लिखता था, लेकिन कानून से जुड़ी कुछ बातें जानने की कोशिश करता रहता था। एक बार कहीं बैठे हुए वो ये बात सोचने लगा कि शायद अमेरिका में ऐसा भी कोई कानून है जिसके तहत अगर किसी अपराधी को 7 साल के अंदर नहीं पकड़ा गया तो उसके बाद उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। उसे मालूम हुआ कि बैंक रॉबरी जैसे गंभीर अपराधों के लिए ये नियम लागू नहीं होता, यानी अगर वो कभी भी पकड़ा गया तो उसका जेल जाना तय है। ये बात समझते ही टेड ने एक और फैसला लिया। उसने पूरी तरह चुप्पी साध ली। इसके बाद न ही उसने अपने गर्लफ्रेंड को कोई लेटर लिखा, न ही किसी पुराने दोस्त से संपर्क रखा और न ही परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। अब 1970 बना चुका था और टेड भी ये फैसला कर चुका था कि अब वो अपनी आगे की ज़िंदगी एक नई पहचान के साथ जिएगा। इसलिए अब वो सीधे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस पहुंचता है और वहां उसने एक नए नाम के साथ नया सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल करने का आवेदन दिया। वहां उसने अपना नाम थॉमस बताया। इतना ही नहीं, उसने अपनी असली उम्र 2 साल ज़्यादा बढ़वा के लिखवाई ताकि भविष्य में उसे किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस नई पहचान बनने के बाद उसके पास और भी कई रास्ते खुल गए। अब वो बैंक अकाउंट खुलवा सकता था, नौकरी कर सकता था और समाज में एक आम ईमानदार नागरिक की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। चोरी के 11 साल बाद टेड ने शादी कर ली और कुछ ही साल बाद उसकी 2 बेटियां भी हुईं। उसकी पत्नी और उसकी बेटियों को किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि उसका असली नाम क्या है, उसका अतीत क्या है। टेड ने अपनी अतीत को इतनी गहराई से दफन कर दिया था कि वो भूल चुका था कि वो एक बैंक में कैशियर था और कई साल पहले उसने एक बैंक में चोरी की थी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। 1980 के दशक में टेड ने गोल्फ ग्राउंड में असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया। वहीं से उसे गोल्फ खेलने का शौक लगा और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही समय में वो काफ़ी आगे बढ़ गया। उसने छोटे मोटे गोल्फ टूर्नामेंट भी जीते। बाद में उसने गाड़ियों के कारोबार में भी हाथ जमाया और एक कार डीलर के तौर पर काम करने लगा। बाहर से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह सामान्य दिख रही थी। वो एक आम आदमी की तरह रहता, काम करता और समाज में घुलता मिलता रहता। उसके पास बैंक रॉबरी के करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसने कभी भी आलीशान ज़िंदगी नहीं जी। ना महंगे बंगले, न ही लग्जरी गाड़ियाँ और न ही दिखावे भरी लाइफस्टाइल। वो जानता था कि दिखावा करना ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वो एक साधारण इलाके में ही रहता था, साधारण कपड़े पहनता और खुद को पूरी तरह से एक आम इंसान की तरह पेश करता। उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे सिर्फ थॉमस के नाम से जानते थे। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग जिस इंसान के साथ रह रहे हैं वो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी का आरोपी है। इतना ही नहीं, उसने अपने माता पिता, भाइयों और बहनों से कई साल से कोई भी संपर्क नहीं रखा था। उसके परिवार को यही लग रहा था कि टेड अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। उधर दूसरी तरफ जिस सीनियर पुलिस ऑफिसर को एक केस सौंपा गया था, उसने भी कई सालों तक इस बैंक रॉबरी को सुलझाने की कोशिश की। आखिरकार वो पुलिस ऑफिसर रिटायर हो गया था और मार्च 2020 में उस ऑफिसर की भी मौत हो गई। अब इस चोरी को हुए 52 साल बीत चुके थे, लेकिन अमेरिका की पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। आखिरकार नवंबर 2021 में वो पल आ गया जिसका टेड को हमेशा से डर था। उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। जांच में पता चला कि उसे लंग कैंसर हो चुका है। तब उसकी उम्र 72 साल थी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में ये बात कह दी थी कि अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देखकर पहली बार वो इंसान टूट गया जिसने 52 साल तक अपने अतीत को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था। उसने आखिरी वक्त में अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और वो सारे राज खोल दिए जिसे उसने कई सालों से छुपा के रखा था। उसने कहा कि उसका असली नाम थॉमस नहीं है, टेड है। फिर उसने स्वीकार किया कि 1969 में हुई सोसाइटी नेशनल बैंक की रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे उसने अपने ही बैंक को लूटा, शहर बदला, नाम बदला और पूरी ज़िंदगी एक झूठी पहचान के साथ जीता रहा। उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझकर ये सच कभी सामने आने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये राज खुल जाता तो उसे ये डर था कि उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बीतती। ये सच बताने के कुछ ही समय बाद आखिरकार टेड की भी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद उसकी बीवी और बच्चों ने उसके लिए एक श्रद्धांजलि सभा रखी। उसी से जुड़ा एक छोटा सा नोटिस अखबार में भी छपने को दिया गया। लेकिन यह परिवार की एक गलती साबित हुई, क्योंकि नोटिस में नाम लिखा था थॉमस, लेकिन उसके साथ जो फ़ोटो छपी हुई थी वो टेड की लगभग 40-45 साल पुरानी तस्वीर थी। वैसे तो एक नॉर्मल सी बात लग रही थी, लेकिन यही तस्वीर आगे चलकर पूरी कहानी को ही पलट देने वाली थी। किस्मत से यह न्यूज़पेपर एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर की नज़र में आ गया। जैसे ही उस अफसर की नज़र इस फोटो पे पड़ी वो हैरान रह गया। उसे यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसके दिमाग में 1969 की एक पुरानी फाइल घूमने लगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। उसने तुरंत अपने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और उस रहस्यमयी बैंक रॉबरी के दस्तावेज दोबारा खंगालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पुराने कागजात सामने आते चले गए, सच्चाई धीरे धीरे साफ होती गई। ये वही आदमी था जो 1969 में ओहायो के सोसाइटी नेशनल बैंक में कैशियर के तौर पे काम करता था। वही टेड जिस पर उस समय की बैंक रॉबरी का शक था
और जो बिना कोई सुराग छोड़े अचानक वहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद पुलिस ने टेड और उसकी पत्नी के बारे में पता लगाया और उनसे मुलाकात की। उनसे लंबी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को वहाँ से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। उसकी पत्नी को न तो टेड के असली नाम के बारे में कुछ पता था और न ही उसके पैसे के बारे में उनको जानकारी थी। आखिरकार अमेरिका की पुलिस ने भी कुछ वक्त बाद एक बयान जारी कर दिया था कि 1969 की सोसाइटी नेशनल बैंक रॉबरी का रहस्य अब सुलझ चुका है। लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी किसी को ये बात नहीं पता कि टेड ने जो पैसा बैंक से चोरी किया था वो आखिर गया कहाँ। धन्यवाद।